हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं। वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में भरा जाता है उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो देखो भी, एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो मतलब एस ब्लॉक को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। तो ग्रुप फर्स्ट को हम फर्स्ट ए ग्रुप भी बोलते हैं, इसको हम सेकंड ए ग्रुप भी बोलते हैं। जो एस ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS122। तो ग्रुप फर्स्ट की क्या होगी, आप ऐसे लिख सकते हो, नोबल गैस कोर है आपका और यहां पर NS1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी क्या होगा, नोबल गैस कोर होगा और यहां NS2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन्हें हम एल्कली मेटल कहते हैं, इन्हें हम एल्केलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। इसमें जो फ्रेंसियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। इधर कौन कौन से होंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ट्रिक तो याद ही है ना आपको, याद रखने की इसको, ली ना की रब से फरियाद। यहां क्या होगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। रेडियम है वो रेडियो एक्टिव होता है। अब देखो यहां पर क्या है, सोडियम और पोटेशियम है लार्ज अमाउंट में पाए जाएंगे एल्कली मेटल में, और इनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। और आपसे पूछ ले कि एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कैल्शियम होगा। दूसरे, अब इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, यानी मैं इनके अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो एल्केलाइन इन नेचर होंगे, इसलिए हम इन्हें एल्कली मेटल कहते हैं। और इनमें बेरिलियम को छोड़ दूं, बाकी के हाइड्रोक्साइड हैं वो क्या होंगे, एल्केलाइन इन नेचर होंगे। दूसरा, इन मेटल के जो सोल्ट होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये आपकी जो एल्कली मेटल है वो हाईली रिएक्टिव होती है। क्यों भाई, क्योंकि इनकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो नोबल गैस कोर अचीव कर लेगी और वो स्टेबल हो जाएगी, इसलिए वो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो ये हाईली रिएक्टिव होती है, इसलिए इन्हें हम ओपन में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इसे हम खुले में रख दें तो ये एयर के कांटेक्ट में आके रिएक्शन कर लेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें कहां रखते हैं, केरोसिन में रखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि एल्कली मेटल को कहां स्टोर किया जाता है, तो केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। क्या हम सभी एल्कली मेटल को केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। लिथियम की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो कम डेंसिटी है, तो अगर ऑयल के अंदर डालोगे तो वो डेंसिटी कम होने के कारण क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे आएगा तो वो एयर के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेगा। इसलिए हम इसे कहां स्टोर करते हैं, जो लिथियम है उसे हम करेंगे पैराफिन वैक्स में। दूसरा, एक बात और ध्यान रखना, जो एल्कली मेटल की डेंसिटी होती है, डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो क्या होगी, बहुत कम होगी। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। और ग्रुप फर्स्ट का साइज, पहली बात है कि ग्रुप फर्स्ट का साइज आपको पता है सबसे ज्यादा होता है पीरियड में, अगर मैं नोबल गैस को छोड़ दूं तो साइज बड़ा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो एल्कली मेटल की डेंसिटी है वो कम होती है। और इधर की तरफ जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो मतलब ये क्या होंगे, लाइटर मेटल कहते हैं इन्हें। और पूरी पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछ ले सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सी है, तो वो लिथियम होगी। दूसरा, इनके लास्ट सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके जो मेटेलिक बॉन्ड होंगे वो वीक होंगे। तो मेटेलिक बॉन्ड वीक है तो ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है,
इन मेटल को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मेटल भी कहते हैं। इन्हें हम नाइफ की हेल्प से आसानी से काट सकते हैं। दूसरा, इधर की तरफ जा रहे हो तो इधर देखो, इनकी लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। क्यों? यहां पर तो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर रहा है, ये समझ लो इस तरह से, और यहां पर कितने करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो यह जो एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल होती है वो हार्ड होती है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल, ठीक है, बट इतनी ज्यादा भी हार्ड नहीं होती। वैसे तो ये भी सॉफ्ट होती है, बट इनके कंपेयर में ये हार्ड होती है। हाँ, एक पॉइंट रह गया भाई, जैसे इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो तो एल्केलाइन इन नेचर होते हैं, और ये इनके जो सोल्ट है अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, एल्केलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। बट जो बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें एल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं कहेंगे। सॉरी, किसको नहीं कहेंगे, बेरिलियम को हम एल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं कहेंगे, बट इसकी प्रॉपर्टी है वो इनसे मिलती जुलती होती है, इसलिए हम इनको इसी के साथ स्टडी करेंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहे हैं बाकियों से। क्यों भाई? इनका एनोमेलस बिहेवियर शो करने का कारण क्या है? सेकंड पीरियड में एक तो बेरिलियम हो गया और यहां कौन सा हो गया, लिथियम हो गया। एनोमेलस बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं, मैं रीजन बता चुका हूं पीरियोडिक टेबल में। एक तो इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, दूसरा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। इनके जो नीचे वाले एलिमेंट आते हैं, जैसे बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, यहाँ लिथियम के नीचे सोडियम है तो इसमें भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, बट इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो इन कारणों से क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का, जैसे बेरिलियम है और इसमें कौन सा है, लिथियम है, तो ये एनोमेलस बिहेवियर शो करेंगे। इसमें हाइड्रोजन भी आता है अभी, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, इसलिए हम उसको अलग से ही स्टडी करते हैं, नोट करो। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो एक टेबल बना लो, इस साइड लिखो एल्कली मेटल और इधर लिखो एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो पहली बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 होती है, इनकी होगी NS2। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगी, तो इसकी +1 होगी, और यह अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो ये भी क्या होगी, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगी, और इसलिए इनकी क्या होगी, +2 होगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यह एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। और मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये भी क्या होगा, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। तो इस कारण से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। दूसरी बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। आपको पता है एल्कली मेटल का साइज पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस को छोड़ दे तो सबसे ज्यादा होता है, और आप इधर की तरफ जा रहे हो तो साइज डिक्रीज होता जा रहा है। तो अगर आपसे कंपेयर करवा ले कि लिथियम और बेरिलियम में से एटॉमिक रेडियाई ज्यादा किसकी होगी, तो लिथियम की होगी। क्यों भाई? क्योंकि आप इधर की तरफ पीरियड में जाओगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज डिक्रीज होगा। और अगर आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। जैसे लिथियम में कितनी सेल होती है अभी, यह फर्स्ट सेल है और यह सेकंड सेल है, और सोडियम में जाओगे तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेल आ जाएगी, मतलब साइज इंक्रीज हुआ। तो हम ऐसे लिखेंगे कि एटॉमिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ सेल के, सेल बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, यानी आप लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हो तो साइज रेगुलरली इंक्रीज होता जाएगा। फ्रेंसियम और रेडियम का मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। इधर भी आप अगर बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाते हो तो साइज क्या होता है, रेगुलरली इंक्रीज होता जाता है। इसके बारे में मैं पीरियोडिक टेबल में डिटेल में बता चुका हूं। दूसरा है आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई में भी सेम कंडीशन रहेगी। जैसे सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम प्लस में। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब यह सेल हट गई, सेल हटी तो आयन का साइज क्या हो गया, पेरेंट एटम से तो डिक्रीज हो गया। दूसरा, आयन में Z इफेक्टिव ज्यादा लगेगा तो इसका साइज और डिक्रीज होगा। तो हमेशा याद रखना
पेरेंट एटम का साइज कैटायन के कंपेयर में ज्यादा ही रहता है। अब दूसरा, आप नीचे की तरफ जाओगे ग्रुप में तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी लिथियम आयन से अगर आप सीजियम आयन की तरफ जा रहे हो तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, जिसके कारण साइज इंक्रीज हो रहा है। और आपसे कंपेयर करवा ले लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस 2 में से साइज ज्यादा किसका होगा, तो आपको पता है इधर की तरफ जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। तो इस कारण से लिथियम प्लस का साइज है वो लिथियम प्लस 2 से ज्यादा होगा। दूसरा, इसमें देखो पॉजिटिव 2 आ गया है तो इसमें साइज और ज्यादा डिक्रीज हो गया, ठीक है। और इसमें भी क्या करोगे, अगर डाउन द ग्रुप जाते हो यानी बेरिलियम प्लस 2 से अगर आप बेरियम प्लस 2 की तरफ जा रहे हो तो साइज क्या होगा, रेगुलरली इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट देखो, थर्ड बात करेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी तो समझ रहे हो ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट एनर्जी की दी जाती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसमें क्या है, डाउन द ग्रुप यानी लिथियम से अगर आप सीजियम की तरफ जा रहे हो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। इधर भी क्या होगा, अगर बेरिलियम से आप बेरियम की तरफ जा रहे हो साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। आप फोर्थ पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, ईपीसी लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिख लेना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर या फिर मेटेलिक नेचर। अब आपको यह भी पता है कि जो मेटल होती है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, और आपको यह भी पता है कि ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यानी ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट मोस्ट मेटेलिक नेचर रखते हैं। और आप ग्रुप फर्स्ट में और नीचे की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और इंक्रीज होगा, मतलब मेटेलिक नेचर है वो सबसे ज्यादा किस में होगा, सीजियम में होगा। यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटेलिक नेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी के। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उसका मेटेलिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। यानी मैं बात करूं लिथियम से सीजियम की तरफ जाने पर तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो रही है, तो मेटेलिक जो नेचर है वो इंक्रीज होगा, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। इधर भी क्या होगा, बेरिलियम से अगर आप बेरियम की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक नेचर दोनों ही क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसके बाद बात करते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी से एक रिलेटेड और है आपका, जैसे क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम 3 ऐसी मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ रहे होगे ना, जैसे ये मेटल सरफेस है, इस पर लाइट आके स्ट्राइक किया तो जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से फोटो मतलब फोटोन, लाइट से इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो लाइट जब इसके सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगी। तो ये क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। इनमें जो पोटेशियम और सीजियम है इनको तो हम एज ए इलेक्ट्रोड फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं। तो लिख लेना, पोटेशियम एंड सीजियम यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी। तो आयन की हाइड्रेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। और दूसरा बात याद रखना कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी इनमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा है उनकी हाइड्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी और हाइड्रेशन के दौरान उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। चार्ज डेंसिटी आप जानते हो ना, चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं यहां पर।
तो चार्ज जितना ज्यादा होगा और साइज जितना कम होगा, हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। जैसे आपका लिथियम आयन गैसियस फॉर्म में है और सोडियम आयन गैसियस फॉर्म में है, इनमें आपसे कंपेयर करवा ले कि हाइड्रेशन ज्यादा किसकी होगी। तो यहां क्या है, चार्ज बाय साइज रेशो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों में सेम है बट साइज इसका क्या है, स्मॉल है। साइज स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी यहां पर ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो यह मोर वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से अट्रैक्शन होगी ना। यहां पे नेगेटिव एंड है, इन पे पार्शियल नेगेटिव होगा भी, मैं समझाने के लिए जस्ट नेगेटिव लगा रहा हूं। तो इसमें अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इससे अट्रैक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रेशन, ठीक है। और इधर क्या होगा, सोडियम आयन का साइज बड़ा है तो इसकी वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो गई। तो ये लेस नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण से इसमें क्या होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो लेस होगी और इसकी हाइड्रेशन भी क्या होगी, लेस होगी। तो हम कंपेयर करें अगर हाइड्रेशन एनर्जी की, तो लिथियम आयन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में सोडियम आयन, उसके बाद में पोटेशियम आयन, फिर रुबिडियम आयन और फिर सीजियम आयन। यानी डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इधर भी क्या है, अगर आप बेरिलियम +2 से डाउन द ग्रुप बेरियम +2 की तरफ जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा और हाइड्रेशन है, जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो डिक्रीज होगा और हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा आपसे कंपेयर करवा ले कि लिथियम प्लस और बेरिलियम +2 में से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, तो जाहिर सी बात है बेरिलियम +2 की, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है और चार्ज है इस पे ज्यादा है। तो यहां क्या होगी, चार्ज डेंसिटी है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल की एल्कली मेटल के कंपेयर में ज्यादा होती है, इस कारण से इनके हाइड्रेशन एनर्जी भी उनसे ज्यादा होगी। अब और देखो, अब हाइड्रेशन होने के बाद में साइज आपसे कंपेयर करवा ले, यानी आपसे इस तरह से लिखा जाए कि लिथियम आयन एक्वस है, उसके बाद में सोडियम आयन एक्वस है, इस तरह से हो, तो आपसे कंपेयर करवाए कि इनके साइज का ऑर्डर लिखो। तो यहां लिथियम की हाइड्रेशन क्या हुई है, मैक्सिमम हुई है, तो इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल मैक्सिमम अट्रैक्टेड है, मैक्सिमम क्या है, अटैच्ड है। और यहां सोडियम से क्या है, कम अटैच्ड है। तो सोडियम आयन का एक्वस में साइज क्या हो गया, कम हो गया एज कंपेयर टू लिथियम। तो यहां पर क्या होगा, लिथियम का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा और डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो हाइड्रेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल के तरफ जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। कम वाटर के मॉलिक्यूल इसके इर्द गिर्द हैं, कम मॉलिक्यूल इर्द गिर्द हैं, तो मतलब इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये साइज है कहां, हाइड्रेटेड कंडीशन में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एटॉमिक या आयोनिक रेडियस लिख लेना। आयोनिक रेडियस है कहां पर भी, वाटर के अंदर। इधर भी क्या होगा, अगर आपसे आयोनिक रेडियस पूछ ले एक्वस कंडीशन में तो किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम +2 एक्वस है उसकी सबसे ज्यादा होगी, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो यह रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। अब देखो, अब साइज इसका बड़ा है, अब आयोनिक मोबिलिटी पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, आयोनिक मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो आयंस है वो कितनी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं। तो अब जिसका साइज छोटा होगा वो ज्यादा मूवमेंट करेगा, ठीक है, ज्यादा मूवमेंट करेगा तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं आयनिक मोबिलिटी या कंडक्टिविटी, यही तो हमें पता है ना। जैसे इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो अपोजिट जो इलेक्ट्रोड की तरफ जो अट्रैक्शन होती है तो आयन मूवमेंट करेंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, और उस मूवमेंट के कारण क्या होती है, कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो साइज छोटा होगा तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, सीजियम की होती है, एक्वस कंडीशन की बात कर रहा हूं, और सबसे कम होगी लिथियम की। तो हम लिखेंगे सीजियम +1 की जो आयनिक मोबिलिटी या कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी, और अगर लिथियम जो प्लस की तरफ जाते हैं तो आयनिक मोबिलिटी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। सेम यहां रहेगा, बेरिलियम +2 की सबसे कम होगी
और अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो बेरियम +2 की तरफ, तो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। मैंने उल्टा लिखा है भी यहाँ पर, यहाँ मैंने सीजियम रख दिया पहले, फिर लिथियम लिखा है, यहाँ मैंने बेरिलियम पहले लिखा है। ठीक है, आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो, यानी लिथियम आयन से सीजियम आयन की तरफ जा रहे हो तो आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होती जा रही है। पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। नाम ही बता रहा है रिड्यूसिंग नेचर, मतलब दूसरे का रिडक्शन करवा देना और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाना। तो हमें पता है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, चाहे एल्कली मेटल हो चाहे एल्केलाइन अर्थ मेटल हो, आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, तो दूसरे का आसानी से क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे। दूसरा, अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लिथियम से मैं सीजियम की तरफ जाता हूं, लीना की रब से, ट्रिक तो आपको याद ही है। तो इनमें क्या होगा, इधर की तरफ जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट ऐसा नहीं होता, ये तो एक्सपेक्टेड था, बट एक्चुअल में क्या होता है कि लिथियम की जो रिड्यूसिंग नेचर है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी ये आएगा सोडियम से पोटेशियम का ज्यादा, पोटेशियम से रुबिडियम का, रुबिडियम से सीजियम का, और सीजियम से ज्यादा लिथियम का होता है। क्यों भाई, उसको समझो। पहली बात है कि आपकी लिथियम सॉलिड फॉर्म में, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, गैसियस फॉर्म में लाना पड़ेगा, सब्लिमेशन एनर्जी दूंगा मैं, तो यह लिथियम प्लस गैसियस, सॉरी लिथियम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या दूंगा, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दूंगा, तो यह लिथियम प्लस में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो माइनस का साइन लगा देते हैं। और अब हमें क्या करना है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में लाना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिथियम +1 एक्वस। तो यहां जो एनर्जी देंगे वो क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग नेचर है ओवरऑल तीनों एनर्जी पे डिपेंड करेगा, यानी रिड्यूसिंग नेचर सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों एनर्जी कौन सी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, यानी हमें देनी पड़ रही है, और ये कौन सी है, रिलीज्ड एनर्जी है। तो रिलीज्ड एनर्जी आपको पता है जितनी ज्यादा होगी प्रोसेस उतना ही फेवरेबल होगा, उतनी ही आसानी से होगा। और लिथियम के केस में हमें पता है हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है क्योंकि साइज छोटा है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, इस हाइड्रेशन एनर्जी के कारण लिथियम की जो रिड्यूसिंग नेचर है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो इस पीरियड में, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा है। और बाकी में कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, अभी यहां आयोनाइजेशन एनर्जी फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इनका रिड्यूसिंग नेचर है वो इंक्रीज होगा। यानी आप क्या लिखोगे, यहां आयोनाइजेशन एनर्जी वाला फैक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है और यहां हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर है वो डोमिनेट करेगा। अब इधर देखो भी, अगर आप बेरिलियम से बेरियम की तरफ जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी फैक्टर ही डोमिनेटिव है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बात ध्यान रखना कि आपकी चाहे एल्कली मेटल हो या एल्केलाइन अर्थ मेटल हो, इनके बीच में जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है वो वीक है, इसी कारण तो ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है। और मेटेलिक स्ट्रेंथ वीक है तो इस कारण से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। और इन दोनों में कंपेयर करवा ले तो यहां पर क्या है, इनकी आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां अट्रैक्शन और कम होगी, और यहां कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके कंपेयर में यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो इनका क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इनसे ज्यादा होगा। नोट करो क्या होगा। और दूसरा, आप डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज इंक्रीज हो गए, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी अगर मैं यहां बात करूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो अगर आप लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हो तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा रेगुलरली। और इधर देखो, इधर रेगुलर ट्रेंड नहीं है अभी, तो क्वेश्चन बन सकता है, तो कैसे याद रखोगे कि बेरिलियम, उसके बाद में बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट एल्केलाइन अर्थ मेटल में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में कैल्शियम का होगा, ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, यानी मैग्नीशियम यहां आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड तो ये था ना, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। ठीक है, राजी वाला रेडियम है उसको छोड़ दो।
तो एक्सपेक्टेड तो ये था, ये कौन सा था, एक्सपेक्टेड था, बट एक्चुअल जो ऑर्डर आ रहा है प्रैक्टिकली देखते हैं ये आ रहा है, ये वाला मैग्नीशियम यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है, बाकी सेम है, कोई इसमें वो एक्सेप्शन नहीं है। तो मैग्नीशियम यहां आने का कारण क्या है, कहते हैं कि जो मेटेलिक लेटिस में अब ये मान लो कि दो लेयर के बीच में मैग्नीशियम में डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम हो गई तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, बेटा कन्या सुंदर बाप से मांगे, ऐसे याद रख सकते हो। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, इसमें भी एक्सेप्शन है, भी इरेगुलरिटी है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। तो इसमें आप ऐसे याद रखो, बेटा बाप रोज कन्या सुंदर मांगे, ठीक है, यानी इधर की तरफ जा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब आ जाओ, ये तो हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात, ये प्रैक्टिकल डेटा है भी, इनके ऊपर ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। इसके बाद बात करते हैं डेंसिटी की। अब आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम है, और मैंने आपको बताया था एल्कली मेटल हो चाहे एल्केलाइन अर्थ मेटल हो, इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम ही होती है। और इन दोनों में कंपेयर करवा ले तो एल्कली मेटल के कंपेयर में एल्केलाइन अर्थ मेटल की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होगी, यानी लिथियम और बेरिलियम की डेंसिटी आपसे कंपेयर करवाए तो बेरिलियम की ज्यादा होगी। क्यों भाई, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, इधर की तरफ जाते हो डिक्रीज हो जाता है, साइज डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। और डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, बट यहां मास डोमिनेटिंग रहेगा, जिस वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होगी। यानी आप लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की तरफ जाते हो तो डेंसिटी इंक्रीज होती जानी चाहिए, और एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये आना चाहिए था। बट जो एक्चुअल ऑर्डर आता है उसमें क्या होता है, ये पोटेशियम यहां से यहां आ जाता है, तो लिथियम के बाद में पोटेशियम आएगा, पोटेशियम के बाद में सोडियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। इसका कारण क्या है भाई, ये यहाँ क्यों आया, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्या होती है, इसका 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 यही होगी। इधर इसकी लिखो भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s1। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 19 होता है। तो अब देखो यहां पर क्या है कि इसमें सारी जो इनर सेल है वो कंप्लीटली भरी हुई है सोडियम के केस में, बट यहां की जो पोटेशियम की इनर सेल है वो कंप्लीटली भरी हुई नहीं है, क्योंकि यहां पे 3d है वो वैकेंट है, तो पूरा भरा हुआ नहीं है, वैकेंट है। इस कारण से इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा, या फिर मैं ये कहूंगा कि इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस कारण से क्या होती है, पोटेशियम की डेंसिटी है वो सोडियम से कम होती है। क्यों भाई, क्योंकि सोडियम की इनर सेल कंप्लीटली भरी हुई है, बट पोटेशियम की इनर सेल है वो कंप्लीटली भरी हुई नहीं है, जिससे क्या हुआ, उसका साइज इंक्रीज हो गया, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज हुई, वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। इधर देखो भी, इधर क्या होगा, एक्सपेक्टेड तो ये था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही करते हो आप, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए था। रेडियम में नहीं लिख रहा क्योंकि रेडियो एक्टिव है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड था, बट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप बेरिलियम से कैल्शियम तक जाते हो तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, और फिर आगे आप बेरियम तक जाते हो तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। यानी ऐसे लिखेंगे कि कैल्शियम की कम, डिक्रीज हो रही है कैल्शियम तक, तो कैल्शियम की सबसे कम है, फिर मैग्नीशियम की आएगी, फिर बेरिलियम की आएगी, फिर किसकी आएगी, स्ट्रोंटियम की, और फिर बेरियम की। ऐसा क्यों हुआ होगा, तो इन दोनों का रीजन तो आप सेम ही दोगे, जैसे सोडियम और पोटेशियम का दिया था, सोडियम के आगे क्या आता है, मैग्नीशियम आता है ना, उसका 11 है, इसका 12 है, और पोटेशियम के बाद में क्या आता है, कैल्शियम आता है। तो इसकी इनर सेल क्या है, मैग्नीशियम की भरी हुई है, बट कैल्शियम की इनर सेल में आपका जो 3d है वो वैकेंट है। कैल्शियम का ऐसे लिखोगे ना, अगर कैल्शियम होता तो यहाँ 4s2 हो जाता, और यहाँ अगर मैग्नीशियम होता तो 3s2 होता, तो इसकी इनर सेल कंप्लीट है। बट ये मैंने किसकी लिखी है, मैग्नीशियम की, और ये मैंने कैल्शियम की, बट कैल्शियम की इनर सेल क्या है, इनकम्प्लीट है, जिसके कारण क्या हुआ, साइज इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, जिसके कारण डेंसिटी है वो डिक्रीज हो गई। तो आप कह दोगे, आप कहोगे जी ये तो ठीक है, पर ये ज्यादा कैसे हुई, तो अब आपको पता है एस ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम का साइज क्या होगा, सबसे स्मॉल होगा एस ब्लॉक के अंदर,
ठीक है, तो साइज इसका सबसे स्मॉल है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इस कारण से इसकी डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। नोट करो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेम कलरेशन या फ्लेम टेस्ट। तो जैसे आपका ये वंसेन बर्नर है, तो इसमें क्या होगा, यहां पर फ्यूल ज्यादा है और एयर क्या है, कम है। क्यों, इसके जस्ट कॉन्टेक्ट में यहाँ पे फ्यूल तो लार्ज अमाउंट में निकलेगा, बट एयर क्या होगी, एयर सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि फ्यूल निकल रहा है यहाँ से, तो फ्यूल प्रेशर के साथ निकलेगा, प्रेशर के साथ निकलेगा तो यहाँ से एयर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, है ना। तो जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल कंबस्टन नहीं हो रहा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि एयर, ये फ्यूल प्रेशर से निकला तो उसने एयर को रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ फ्यूल क्या होता है, ज्यादा होगा, एयर कम होगी, और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, यहां क्या होगा, फ्यूल कम होगा और एयर ज्यादा होगी, ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा, प्रॉपर कंबस्टन वही होता है जहां फ्यूल और एयर एक मतलब सफिशिएंट अमाउंट में हो दोनों। तो इस वाले पार्ट में फ्यूल और एयर क्या होते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में है, तो यहां कंबस्टन सबसे ज्यादा होगी, और यही जो जोन है वो सबसे क्या होगा, हॉट जोन होगा, यानी यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। इससे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ एयर ज्यादा है, तो एयर ज्यादा है मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इस फ्लेम को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और नीचे वाले पार्ट में क्या है, फ्यूल ज्यादा है, फ्यूल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, तो मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दूसरे का क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, तो इसलिए इस फ्लेम को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम कहेंगे। अब हमें फ्लेम टेस्ट करना है मेटल का या मेटल साल्ट का, ठीक है। फ्लेम टेस्ट किसका करते हैं, या तो हम मेटल का करेंगे या फिर मेटल सोल्ट का करेंगे। सोल्ट में मेनली हम क्लोराइड का करते होते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक प्लेटिनम वायर लेंगे, उसके ऊपर मेटल या फिर मेटल का सोल्ट रख देंगे और यहां ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखेंगे। उसको कहां रखना है, ऊपर वाले पार्ट जहां ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। और फिर आपको पता है जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है, तो यहां से ये क्या करेंगे, लाइट को रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में दोबारा आएंगे, ठीक है। और जो लाइट यहां से रिलीज हुई है, या फिर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां से जो रिलीज हुई है वो किस रीजन में आएगी, विजिबल रीजन में आएगी, तो हमें एक पर्टिकुलर कलर दिखाई देगा, और वो क्या होता है, हर एक मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, उसे हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये कौन सी मेटल है। तो अलग अलग मेटल है, अलग अलग फ्लेम टेस्ट दे रही है, तो वो नोट करने जा रहा हूं मैं, तो यहां लिख देता हूं भी। जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है। इधर कौन सी होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है। इनको आप इधर ही लिख लेना एल्कली मेटल में, मेरे पास स्पेस नहीं था मैं इसलिए यहां लिख रहा हूं। तो आपकी लिथियम है वो देगी क्रिम्सन रेड कलर, ठीक है, और स्ट्रोंटियम भी याद रखना भी, यह भी क्रिम्सन रेड कलर देता है। सोडियम होती है वो गोल्डन येलो कलर देगी, ये याद रखना पड़ेगा। पोटेशियम पेल वायलेट देगी, पी से पोटेशियम, पी से पेल वायलेट, या लाइलेक भी बोलते हैं इसे, लाइलेक कलर देगी। रुबिडियम मतलब आर से आ रहा है तो यह रेड वायलेट देगी। सीजियम है ब्लू कलर देती है। इधर बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए ये कलर नहीं देते, फ्लेम कलरेशन शो नहीं कर रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, क्यों भाई, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट नहीं हो पाएंगे। कैल्शियम है ब्रिक रेड कलर देती है, और आपका बेरियम है वो एप्पल ग्रीन कलर देगा। जैसे ग्रीन कलर का आपने जो एप्पल देखा होगा ना, वो कलर बेरियम देगा। तो ये फ्लेम कलरेशन था, ये कलर आपको याद रखने पड़ेंगे भी। और एक बात और ध्यान रखना भी, जैसे बेरियम के नीचे क्या आता है, रेडियम आता है। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूं इसके लिए, तो मैंने क्या लिखवाया था, आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से बेरियम तक डिक्रीज होती है, बट बेरियम से अगर आप रेडियम की तरफ जाओगे तो यह इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, रेडियम से पहले आता है 4f सेल, और आपको पता है 4f की जो शील्डिंग पावर होती है वो पुअर होती है।
अगर शील्डिंग पावर पुअर है तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ा तो इस कारण से क्या होगा कि जो रेडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेरियम से ज्यादा हो गई। यानी मैं ऑर्डर ऐसे लिखूंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखने लगे अभी मैं यहाँ पर, ये वाला अलग से नोट करके इसको नोट डाल के लिख लेना। कैसे लिखोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप इधर आ गया, राजी ये। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट ये वाला यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई। अब दूसरा एक बात और ध्यान रखो कि अगर मुझे कह दे कि सोडियम है और मैग्नीशियम है, मुझे इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम किसकी होगी, सोडियम की कम होगी मैग्नीशियम के कंपेयर में। तो मैं ये लिख रहा हूं कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की मैग्नीशियम के कंपेयर में कम है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में इसने क्या किया, नोबल गैस कोर अटेन कर लिया सोडियम ने। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बट मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इसने नोबल गैस कोर अटेन नहीं किया है, अब भी इसके आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन और बच गया और यह इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये आसानी से दे देगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं सोडियम और मैग्नीशियम में मैं, तो जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सोडियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम से। क्यों, क्योंकि अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नोबल गैस कोर से निकालना है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से देके ये नोबल गैस कोर अटेन कर लेगा, तो ये आसानी से दे देगा। फर्स्ट मैग्नीशियम की ज्यादा थी और सेकंड सोडियम की ज्यादा होगी। यानी मैं ये कहूंगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है तो वो तो एल्केलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होती है एल्कली मेटल से, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल के कंपेयर में एल्कली मेटल की ज्यादा होगी। नोट करो। लास्ट मैं फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। तो इसमें क्या होगा, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, मैंने चार्ज डेंसिटी के बारे में पहले भी समझा दिया आपको, जितनी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। देखो भी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है यहां पर। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा है और साइज जितना कम है उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी और उसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस कारण क्या होता है, एल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम आयन ही है जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, बाकी का साइज बड़ा होने के कारण वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे और लिथियम आयन का साइज स्मॉल है तो इस कारण से ये आसानी से कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बट जो सारे के सारे एल्केलाइन अर्थ मेटल है वो आसानी से कॉम्प्लेक्स बना लेंगे क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और इनके ऊपर चार्ज ज्यादा है। बट अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इनमें क्या है कि आपके बेरिलियम कैल्शियम बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के कॉम्प्लेक्स अभी तक नॉन है भी, और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम का तो कॉम्प्लेक्स हम EDTA के साथ बनाते हैं। कब, जब वाटर की हार्डनेस का एस्टिमेशन करते हैं। वाटर की हार्डनेस किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन की वजह से तो होती है। तो ये EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना के हम हार्डनेस का एस्टिमेशन करते हैं। दूसरा आपको पता है क्लोरोफिल है, वो क्या है, मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह दो। तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लोरोफिल समझ रहे हो ना, जो पौधों की जो लीव्स होती हैं उनका ग्रीन कलर इसी की वजह से होता है। तो मेरी तरफ से आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इस ब्लॉक की कंप्लीट हुई। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।